खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। गैर कानूनी कानकनी के मामले में 18 मुकामात पर छापेमारी की गई है। झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे जारी हैं। दीगर रियासतों में भी ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड में बरसर खिदमत आईएएस ऑफिसर की रिहाइशगाह पर यह छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की ताजा खबर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई के ताल्लुक से, जहां गैर कानूनी कानकनी मामले में 18 मुकामात पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार में ईडी के ये छापे जारी हैं। दीगर रियासतों से भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये छापेमारी की जा रही है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक झारखंड में बरसर खिदमत आईएएस ऑफिसर की रिहाइशगाह पर ये छापे जारी है। तो बेहद अहम खबर ईडी की कार्रवाई के ताल्लुक से, गैर कानूनी कानकनी के मामले में 18 मुकामात पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार में ईडी के छापे जारी हैं। दीगर रियासतों में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी जारी है। झारखंड में अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक झारखंड के एक आईएएस ऑफिसर की रिहाइशगाह पर ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। गैर कानूनी कानकनी मामले पर 18 मुकामात पर अभी तक की जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक 18 मुकामात पर ईडी की ये कार्रवाई की जा रही है। झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार, इसके अलावा दीगर रियासतों से भी ईडी की छापेमारी की इत्तलात है। झारखंड में बरसर खिदमत आईएएस ऑफिसर की रिहाइशगाह पर ये छापेमारी की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूजा सिंघल नाम बताया जा रहा है, जहां पर ये अभी की जो तस्वीर है, ईडी की कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी कानकनी के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, सुबह सुबह बेहद अहम खबर, तफसीलात चाहेंगे। अभी कहां पर ये छापेमारी ईडी की तरफ से जारी है? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इलीगल माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 18 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि रांची के झारखंड के रांची, खूंटी, बिहार के मुजफ्फरपुर, कोलकाता से छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाके की अगर बात करें तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में भी छापेमारी की जा रही है। कुल 18 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। और इस मामले में जो प्रमुख तौर पे जो छापेमारी की जा रही है, एक झारखंड काडर के जो एक आईएएस अधिकारी हैं जिसका नाम पूजा सिंघल बताया जा रहा है, उनके आवास पे भी छापेमारी की जा रही है और उनसे जुड़े हुए कई अन्य लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। पूजा सिंघल के बारे में ये बताया जाता है कि वो पिछले काफी समय से जो है उनकी भूमिका है कुछ एक मुख्य आरोपी के साथ में थी, जिसके चलते ये छापेमारी प्रारंभ हुई। और इस मामले में जो पूजा सिंघल हैं वो अभी फिलहाल झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पोस्ट पे भी कार्यरत हैं। और जो मुख्य जो एफआईआर है वो कुछ साल पहले झारखंड पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था। जो झारखंड की एसीबी है यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था, उसी मामले में को आधार बनाते हुए ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और आगे इस मामले में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा था, कई इनपुट्स मिलते जा रहे थे और उसी इनपुट्स के आधार पर आज ईडी के द्वारा ये छापेमारी प्रारंभ की गई है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई बड़े सफेद लोगों का नाम भी जुड़ सकता है। जी शंकर, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथी शंकर बता रहे थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। गैर कानूनी कानकनी मामले में 18 मुकामात पर ये छापेमारी जारी है। पूजा सिंघल का आवास है, सरकारी आवास, और ठीक राजभवन की जो दीवार है
और बीच सड़क के बाद अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो ये आवाज़ पड़ता है। अंदर की जो तस्वीरें हैं हम उसे भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अंदर किसी को भी जाने पर मनाही है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पूजा करने वाला पुजारी हो जो सुबह हर दिन आता है, नगर निगम की जो टीम है जो सफाई के लिए आती है उसकी बात करें, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, अंदर हैं, वो भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं और जब भी कैमरा अंदर की ओर मुखातिब हो रहा है तब वो उधर से इशारा कर रहे हैं, लोगों को हटाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ये सारे जो संकेत हैं, ये संकेत ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये अंदर जो है जिस बात को लेकर लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि ईडी की टीम यहां जांच कर रही है और न सिर्फ इसी आवाज बल्कि इसके एक दो और ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो इस वक्त सूचना आ रही है उस सूचना के मुताबिक हम कह सकते हैं कि अहले सुबह ईडी की टीम यहां जरूर पहुंची है और अंदर क्या कुछ हो रहा है ये थोड़ी अगर हम कहें तो जल्दीबाजी होगी। तो ये हमारे साथी लगातार वहां पर मौजूद हैं जो कि तमाम तफसीलात पहुंचा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये बड़ी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र से अहम खबर, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर सियासत गरमाई हुई है। रियासती हुकूमत और इंतजामिया के सामने नज़्म ज़ब्त की बरकरारी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इस बीच बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन तमाम सरगर्मियों के बीच इंडिया अगेंस्ट फ्रीडम ने राज ठाकरे के खिलाफ मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। तंजीम के कौमी सदर हेमंत पाटिल ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। हेमंत पाटिल ने मुफाद आमा में अर्जी दाखिल करके पुलिस को राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दायर करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। हेमंत पाटिल का कहना है कि राज ठाकरे ने पुणे, थाने और औरंगाबाद में इजलास किया। उन्होंने फिरक़ेवाराना हम आहंगी को बिगाड़ने और पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की। मस्जिद से लाउड स्पीकर न हटाए जाने पर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने के लिए पार्टी कारकुनों को कहा। हत्ता के एनसीपी सरबराह शरद पवार पर तबसरा करके उनकी शबीह को मस्क करने की कोशिश की। हेमंत पाटिल की अर्जी पर आज समाअत हो सकती है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बेहद अहम इस अर्जी को माना जा रहा है। हेमंत पाटिल ने कई बातें अपनी इस अर्जी में कही हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पर कार्रवाई के लिए? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत पाटिल जो एक सोशल एक्टिविस्ट है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 3 सभाएं राज ठाकरे ने ली थी थाने, पुणे और औरंगाबाद में, वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया है तो उसमें कई ऐसे शब्द हैं जिसको इस याचिका में मेंशन किया गया। उन्होंने एक लाइन वहां पर बताई है, कहा गया ये है कि राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था कि मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाएगा तो हम दिखाएंगे। यानी पाटिल का साफ तौर पर उनकी याचिका में कहना है कि इनके जो भाषण है वो भड़काऊ भाषण थे और ऐसे में दंगा और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के पूरे चांसेस थे, इसलिए इनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। हालांकि इससे पहले उन्होंने थाने, पुणे और औरंगाबाद कमिश्नरेट में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला अब तक नहीं लिया गया था। इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि कोर्ट जो है डायरेक्शन दे पुलिस को और कहे कि राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का मामला लिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी सभा में सिर्फ शरद पवार ही नहीं बल्कि भड़काऊ भाषण जो दिए थे उन शब्दों का भी जिक्र इस याचिका में किया गया है। देखिए यहाँ टेक्निकली पॉइंट ये आता है कि आज हाई कोर्ट में जब ये खड़े होंगे उनका साफ तौर पर कहना होगा कि इनकी याचिका पर तत्काल तुरंत सुनवाई की जाए। अब ऐसे में हाई कोर्ट इसे कितना तवज्जो देता है ये देखने वाली बात होगी। क्या सुनवाई आज होगी या फिर इसे बोर्ड पर डाल करके कोई समय या तारीख दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, राज ठाकरे के लिए देशद्रोह का मामला लिया जाए, ऐसा हेमंत पाटिल ने याचिका की है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और लाउड स्पीकर के मामले पर संजय राउत ने राज ठाकरे पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से राज ठाकरे को लाउड स्पीकर से कोई परेशानी नहीं हुई, अब हो रही है क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे रियासत के सीएम हैं। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मला गंमत वाटते, आताही भोंगा चालू आहे ना, कोणाला त्रास होतोय का? उलट लोक ऐकतायत, आजूबाजूला लोक आपलं ऐकतायत ना। गेले 15 वर्ष ज्यांना भोंग्याचा त्रास झाला नाही त्यांना नेमका आपला भाऊ मुख्यमंत्री झाल्यावर भोंग्याचा त्रास का झाला?
हा प्रश्न आहे ना. पंधरा वर्ष अजिबात त्रास झाला नाही कोणाला. इतकी सरकार आली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते, मग लाडके त्यांचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा भोंग्याचा त्रास नाही. पण आपले भाऊ मुख्यमंत्री झाले आणि भोंग्याचा त्रास सुरू झाला. हा भोंग्याचा त्रास पोटातून सुरू झालाय, पोटदुखीतून सुरू झालेला आहे. वक्त एक छोटी सी ब्रेक का. पीएम नरेंद्र मोदी आज 10:30 बजे जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब के इफ्ताही इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करने वाले हैं. JITO एक आलमी तंजीम है जो जैनों को जोड़ती है. JITO कनेक्ट बाहमी नेटवर्किंग के जरिए मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे नौजवान कारोबारियों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है. पुणे में JITO की सैर-रोज़ा तकरीब 8 मई तक जारी रहेगी, जिसमें कारोबार और मईशत से मुताल्लिक़ कई उमूर पर मुतादिद प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा. राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 फिरकों के दरमियान हंगामा आराई के बाद अब हालात मामूल पर लौटते दिखाई दे रहे हैं. आज कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए ढील भी दी गई है. इस मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. अब तक 140 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जालौरी गेट के पास झंडा लगाने के मामले पर 2 फिरकों में झड़प हो गई थी. जमकर पत्थरबाजी हुई थी. इसी के बाद यहां हालात कशीदा हो गए थे. वहीं जोधपुर के बाद भीलवाड़ा शहर में भी जुमेरात के दिन फिरकेवाना कशीदगी के हालात पैदा हो गए. शहर भर में पुलिस फोर्स तैनात की गई. भीलवाड़ा में एक तबके के 2 नौजवानों पर जानलेवा हमला करके उन्हें ज़दोकोब किया गया. उनकी मोटरसाइकिल जला दी गई. जख्मी नौजवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मुलजिमीन की गिरफ्तारी के मुतालबे पर हंगामा शुरू हुआ और हालात कशीदा होते गए. पुलिस और मकामी जिला इंतजामिया ने बरवक्त मदाखलत करके हालात को काबू में किया. अहम खबर तेलंगाना से. तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात आइंदा बरस होंगे, लेकिन कांग्रेस इसकी तैयारियों में अभी से नजर आ रही है. तेलंगाना कांग्रेस दाखिली इंतशार का भी शिकार है. माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी तंजीमी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कोई फॉर्मूला दे सकते हैं. दरअसल राहुल गांधी आज हैदराबाद पहुंचने वाले हैं. आज शाम राहुल गांधी वरंगल में एक रैली से खिताब करेंगे. 7 मई को पार्टी दफ्तर में राहुल गांधी कांग्रेस लीडरों से मुलाकात करेंगे. राहुल गांधी उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी जाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इसकी इजाजत नहीं दी. इसकी मुखालिफत युवा कांग्रेस के कारकुनों ने की और गिरफ्तार भी हुए. राहुल गांधी इन गिरफ्तार पार्टी कारकुनों से भी मुलाकात कर सकते हैं. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम आज किया जाएगा. ये काम अदालत के हुक्म के बाद किया जा रहा है. मस्जिद के दोनों तहखानों का भी सर्वे किया जाएगा, जिनमें से एक तहखाने की चाबी इंतजामिया के पास और दूसरे की चाबी मस्जिद के मुंतजमीन के पास है. पूरे सर्वे में 3 से 4 दिन लग सकते हैं. 5 खवातीन की तरफ से अदालत में दरख्वास्त दायर कर श्रीनगर गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की इजाजत देने की अपील की गई थी. अदालत से इजाजत की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हिंदू फरीक का दावा है कि श्रीनगर गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है. अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की है. हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई, इसीलिए उन्हें श्रीनगर गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए. सीधे रुख करेंगे हमारे साथी उपेंद्र द्विवेदी का. उपेंद्र, काफी अहम माना जा रहा है जिस तरह से आज जो है वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, क्या कुछ तफसीलात है वहां से? देखिए 3 बजे से ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और सर्वे की पूरी कार्रवाई शुरू होगी और उसके लिए अदालत ने वकील कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है. हिंदू पक्ष की ओर से इस पर जोरदार तैयारी की गई है. खुद सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट शंकर जैन जी और उनके बेटे विष्णु जैन भी यहाँ पहुंच गए हैं और इस पूरी टीम को लीगल रूप से हेड कर रहे हैं.
इसके सारे कानूनी पहलू, सारे कागजात जुटाए जा रहे हैं और कोशिश है कि जो इस बार सर्वे है उसमें वो तमाम सारी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और तमाम सारे तथ्य, तमाम सारे साक्ष्य सामने आ सके। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि वो सर्वे नहीं होने देंगे। हालांकि कल उन्होंने इस तरीके से अब किसी भी बयान को जो है आगे नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब अदालत की कार्रवाई होने दीजिए, उसके बाद अब बात की जाएगी। तो फिलहाल मुस्लिम पक्ष इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष ने तमाम सारे पुराने कागजात, फोटोग्राफ, तमाम सारे जो पुराने आदेश थे, नक्शे थे, वो जुटाए हैं। और जी, तो काफी अहम खबर है और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ यहाँ पर अब कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी लीडर तेजेंद्र बग्गा के घर पहुंची है पुलिस। बग्गा को हिरासत में लेकर निकली है पुलिस। तो जराये के हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी लीडर तेजेंद्र बग्गा के घर पुलिस पहुंची, बग्गा को हिरासत में लेकर पुलिस निकली है। जराये के हवाले से ये बेहद अहम खबर। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी लीडर तेजेंद्र बग्गा को उनके घर से पुलिस लेकर निकली है, हिरासत में लेकर पुलिस निकली है। तो बेहद अहम खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी लीडर तेजेंद्र बग्गा के घर पुलिस पहुंची और हिरासत में लेकर निकली है। जो तफसीलात है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहरहाल इस वक्त की बेहद अहम खबर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंटर साले अव्वल और दोयम के इम्तिहान का आज से आगाज हो गया है। आंध्र प्रदेश में कुल 9,14,423 तलबा व तालिबात इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। रियासत भर में 1456 इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर और उसके अतराफ सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त है। 2 साल के अरसे के बाद इंटरमीडिएट के ये इम्तिहानात मुनक्किद हो रहे हैं। कोरोना के सबब 2 साल तक फिजिकल इम्तिहान नहीं हो सके थे और आज इसको लेकर जो तालिब इल्म है उनमें जोश खरोश भी देखा जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में साले अव्वल और साले दोयम के इम्तिहान। सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इसाक। बच्चों में भी काफी जोशो खरोश इन इम्तिहानात को लेकर नजर आ रहा है। किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? आज कोरोना के 2 साल के बाद जो एग्जाम जो इंटरमीडिएट के हो रहे हैं, तो आज से जो है ना 24 तारीख तक जो एग्जाम चलेंगे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। तो इसलिए पूरी तरह से जो है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरमीडिएट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से पूरी तरह से इक़दाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है ना परेशान ना हो, इसलिए पानी का इंतजाम और दूसरे जो सहूलियात है वो भी फराहम किए जाए हैं। वही दूसरी तरफ मास कॉपिंग और लीकेज जी जो क्वेश्चन पेपर है वो लीकेज को रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू और इंटरमीडिएट बोर्ड जो है ना मिलके कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ना एक रखी है, जिसमें पूरी तरह से एहतियात किया जाएगा। तो बहुत अहम है आज का दिन, किस तरह से इम्तिहानात की तैयारी होती है इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर, कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कोरोना से हुई मुल्क में अमवात के हवाले से आलमी सेहत इदारे यानी WHO की रिपोर्ट पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि WHO भी कांग्रेसी है जो सरकार की छवि खराब करना चाहता है। ख्याल रहे कि आलमी सेहत इदारे WHO ने हिंदुस्तान में 47 लाख अफराद की मौत हुई है, ये बात कही है। WHO की रिपोर्ट को हिंदुस्तान ने खारिज कर दिया है। आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से 1.5 करोड़ अफराद की अमवात हुई है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।